Assalamu alaikum. Today our topic is production of X-rays. X-rays कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे बनती है एक्सरे ट्यूब के अंदर। तो आप मान लीजिए हमारे पास एक एक्सरे ट्यूब है, इसके अंदर कैथोड और एनोड है। कैथोड का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, एनोड का चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। जब कैथोड को हम अप्लाई करेंगे, जब हम उसको देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो जो कैथोड है वो हीट अप हो जाएगा। कैथोड के आगे एक फिलामेंट होता है, ठीक है, वो फिलामेंट हीट अप होगा और वहां से जो है इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगी। वो किस पे पड़ेंगी? वो एनोड के टारगेट मटेरियल पे पड़ेंगी, टारगेट मेटल पे पड़ेंगी और वहां पे एक्सरेज जनरेट होंगी। जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकले, एनोड पे गिर गए, ये वहां पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं। और जब वो वहां पे बहुत ज्यादा एक्सरेज निकली तो वो सारी एक्सरेज नहीं होती है, उसमें कुछ पोर्शन कन्वर्ट होता है हीट में और कुछ पोर्शन कन्वर्ट होता है एक्सरेज में। जो एक्सरेज में कन्वर्ट होता है वो सिर्फ 1% होता है और 99% जो होता है वो कन्वर्ट होता है हीट में। तो हमारे पास सिर्फ 1% एक्सरेज होता है। तो जो प्रोडक्शन एक्सरेज की होती है ये दो इंटरेक्शंस की वजह से होती है, एक ब्रेमस्लिंग राडिएशंस और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक राडिएशंस। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रेमस्लिंग राडिएशन। ब्रेमस्लिंग एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रेकिंग। हम इसको ब्रेकिंग राडिएशन भी बोलते हैं, जनरल राडिएशन भी बोलते हैं और ब्रेमस्लिंग राडिएशंस बोलते हैं। जब हमने कैथोड को हाई केवीपी दिया तो वहां से क्या होगी, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ और वो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो गए टारगेट मेटल पे और वहां पे टारगेट मेटल के एटम के साथ इन्होंने वहां पे इंटरेक्ट किया। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, जब वो न्यूक्लियस के अराउंड से गुजरेंगे तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरह अट्रैक्ट करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्जड है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्जड है। तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो जहां न्यूक्लियस था वहां पे उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरह अट्रैक्ट किया क्योंकि वो अपोजिट चार्जेस हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जहां जाना था, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में उसको जाना था, लेकिन वो ओरिजिनल डायरेक्शन में नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्ट हो गया। उसी दौरान उसी दौरान क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन है उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी खो दी, लूज की उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी ही फोटोन इलेक्ट्रॉन एनर्जी, उतनी ही फोटोन एनर्जी जो है वो रिलीज होगी और उसको हम ब्रेमस्लिंग राडिएशन बोलते हैं। ब्रेमस्लिंग राडिएशन दो तरीकों से भी हो सकती है। एक कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने आप की सारी काइनेटिक एनर्जी लूज करनी है और स्टॉप हो जाना है। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी रिटेक करनी है, मतलब गेन करनी है, ताकि वो कंटिन्यूअसली मूव हो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी लूज की तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम इज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक इनकमिंग एक इलेक्ट्रॉन आया जिसके पास 50 किलोवाट एनर्जी थी। जब वो न्यूक्लियस के अराउंड से गुजरा तो उसने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी लूज की, ठीक है, उसने अपनी एनर्जी लूज की और उसके पास 50 किलोवाट एनर्जी जो है वो बच गई। लेकिन जो डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन है जिसके पास 0 एनर्जी थी, वो क्या रहेगा, वो बेचारा खाली का खाली रहेगा, वो स्टॉप हो जाएगा, वो मूवमेंट नहीं करेगा। और अगर अब इसी डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी जो है गेन की, इसके पास कुछ एनर्जी है, तो क्या होगा वहां पे। तो हम यहाँ पे इज्यूम करते एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आया जिसके पास 50% 50 किलोवाट एनर्जी है, वो न्यूक्लियस के अराउंड से गुजरा, न्यूक्लियस ने उसको अट्रैक्ट किया, वहां पे क्या होगी, वहां पे एनर्जी लूज हो गई, ठीक है, वहां पे एनर्जी लूज हो गई और इस इलेक्ट्रॉन के पास 30 किलोवाट एनर्जी जो है वो बच गया। तो जो डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास कितनी होगी, इसके पास 20% बचेगा। क्यों? क्योंकि हम 50 - 30 करेंगे तो वहां पे 20 बचता है। तो जो ये डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास क्या होगा, इसके पास 20%
एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाले। फर्स्ट स्टेटमेंट में 0 था तो बेचारा एक ही जगह था, मूवमेंट नहीं होती थी। दूसरे में इसने क्या किया, दूसरे स्टेटमेंट में इसके पास 20% है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक राइडेशंस, जिसको हम के अल्फा भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक राइडेशंस में क्या होता है, जब भी कोई इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैथोड से तो वो स्ट्राइक करेगा एनोड के टारगेट मेटल पे, तो वो वहाँ पे के शेल पे भी हो सकता है, एल शेल पे भी हो सकता है, एम शेल पे भी हो सकता है। जब इस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है तो हम क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास के शेल है, ठीक है, के शेल का इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के शेल पे स्ट्राइक हो गया तो जो ये के शेल है ये डिसलॉज होगा, जिसकी वजह से के शेल में वैकेंसी क्रिएट होगी। अब इस वैकेंसी को फिल अप तो करेंगे, वो किससे करेंगे, या तो एल शेल का इलेक्ट्रॉन होगा या तो एम शेल का इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन एम शेल के इलेक्ट्रॉन से हम के शेल को नहीं भर सकते, ये वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम एल शेल का इलेक्ट्रॉन लेते हैं ताकि हम के शेल का इलेक्ट्रॉन फिलअप करें, जो वैकेंसी थी वो फिलअप करें। क्यों, क्योंकि एल शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो के का नेबरिंग इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से एनर्जी वहाँ पे एनर्जी फोटोन रिलीज होगी, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सरे एनर्जी फोटोन रिलीज वहाँ पे होती है, जिसकी एनर्जी इक्वल होती है किसके, बाइंडिंग एनर्जी के, और इसीलिए हम इसको के अल्फा कैरेक्टरिस्टिक राइडेशन भी बोलते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।